सभी को नमस्कार। पिछले 2 क्लास में हम लोग कला के बारे में जाने हैं, कला क्या होता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट में जान जाएंगे इतिहास क्या होता है। ठीक है, कला के बारे में हम लोग बात करिए पिछले क्लासों में। अब हम बात करेंगे इतिहास। ठीक है, इतिहास एक तरीके से जो चीज़ें बीत गई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इतिहास है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लिखी गई हैं। ठीक है, लिखी गई तभी तो हम उनको देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अगर नहीं पढ़ पाते तो उसका वो दूसरे तरह का इतिहास होता। ठीक है, तो अगर हम इतिहास की बात करेंगे यानी कि एक तरीके से बीता हुआ समय, ठीक है, वही है इतिहास। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास अगर हम जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो 3 कंडीशन हो सकती है हमारे सामने। 3 कंडीशन आ सकती है। क्या कि कोई चीज़ जो बीत गई है और उसको लिखा ही नहीं गया, कोई ऐसी चीज़ जो बीत गई है और लिखा गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, और एक कोई ऐसा चीज़ जो बीता तो है और लिखा भी गया है और जिसे हम आज पढ़ते हैं। तो इस आधार पे 3 तरह के इतिहास हो जाते हैं। ठीक है, जो बीत गया है हमें जिसे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, जो बीत गया है जिसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं गया है वो भी इतिहास है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ इतिहास है जो लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसा इतिहास है जो लिखा गया है और उनसे पढ़ भी पाते हैं। तो इस आधार पे अगर हम बात करें ना तो 3 प्रकार का इतिहास है। देखिए, एक हो जाएगा आपका प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, यानी कि प्राग इतिहास में अगर हम बात करें तो इस इतिहास में कोई चीज़ लिखित नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ लिखा ही नहीं गया, और यहाँ पर लिखा तो गया और यहाँ पर भी लिखा गया। अब कंडीशन, यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, लेकिन आद्य इतिहास की कंडीशन ये है कि लिखा तो गया लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, और यहाँ जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जाएगा, और यहाँ पर लिखा गया है और इसे क्या होता है हम पढ़ भी पाते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं वो 3 भागों में बटा रहेगा। ठीक है, एक हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, एक हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, और अब फिर उसके बाद से चलेगा ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी गई हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल कुछ भी लिखित नहीं है, और जब लिखा ही नहीं गया तो क्या पढ़ेंगे भी नहीं। यहाँ पर लिखा गया है लेकिन आज तक क्या है उसे पढ़ नहीं पाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं और इसे पढ़ा भी जाता है, हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, इस आधार पे हम कहेंगे 3 भागों में इतिहास को बांटा गया। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी लिखित नहीं है और यहाँ पर तो लिखा गया है और यहाँ पर तो सब कुछ लिखा गया है। तो इस आधार पे अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक, अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रागैतिहासिक काल पर। ठीक है, क्योंकि अब हमारा शुरुआत हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, और यहीं से हमारा पहला अध्याय शुरू होता है, पहला चैप्टर यहीं से शुरू हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रागैतिहासिक काल पे सीधे सीधे बात करते हैं। अब यदि हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो
अभी हमने बात किया कि यहाँ पर कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, कब? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में, आज हम प्रागैतिहासिक काल का भी थोड़ा परिचय देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे, बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, और जब लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसको पढ़ा भी नहीं गया होगा, क्योंकि लिखा ही नहीं गया तो क्या पढ़ा जाएगा। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अब बात आती है कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया है तो उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, उस समय के बारे में हमें कैसे जानकारी होगी कि एक समय था, उस समय ऐसे हुआ था, ऐसे लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ठीक है, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उन साक्ष्यों के आधार पर हमें इस काल की जानकारी होगी। क्या बोल रहे हैं इस काल को? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जब इस समय का कुछ भी लिखित नहीं मिला है तब वहाँ से और कुछ तो मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राप्त साक्ष्य क्या है। जरूरी नहीं सिर्फ लिखा हुआ चीज़ मिले, यही जरूरी नहीं। यहाँ से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, पत्थरों पर बने हुए प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, पत्थरों पर बने हुए चित्र प्राप्त होते हैं, औजार प्राप्त होते हैं, औजार प्राप्त होते हैं, कुछ जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को देखकर भी हम क्या करेंगे, उन समय के हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन का क्या आधार था, और इन्हीं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसे कैसे एक स्तर आया कि वो धीरे धीरे सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, सभ्य हो रहे थे। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव। और आदि मानव जब हम लोग के घर में घर वाले गुस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं आदि मानव वगैरह कह देते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि मतलब ऐसा इंसान जिसके रहन सहन का, जिसे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, इनके कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि इनको क्या करना है, कैसे खाना है, अगले दिन क्या खाएंगे। इनका ये बिल्कुल समझ लीजिए कि एक जानवर के बराबर का इंसान था। ठीक है, लेकिन धीरे 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 एक स्थिति आई कि इन्होंने समूह में रहना शुरू कर दिया, बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक धीरे धीरे सभ्य होने लगे। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं और उन चित्रों के देख के, इनके चित्रों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या करते थे और ये अपनी खुशी का इजहार कैसे करते थे, अपनी बातों को दूसरे तक कैसे प्रेजेंट करते थे। ये सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर हो जाएगी। और ये चित्र किस पर बने हैं? तो ये सारे के सारे चित्र पत्थरों पर बने हैं। ये औजार किससे बनाते थे, हथियार किससे बनाते थे? तो पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इनके जीवन के में इन पत्थरों का बहुत ज़्यादा योगदान था।
क्योंकि इन्हीं पत्थरों के बीच में जो गुफाएं होती थी, उन्हीं गुफाओं में ये रहते भी थे, उसी में घर बना लेते थे, इन्हीं गुफाओं में ये चित्र भी बनाते थे। ठीक है, इन्हीं गुफाओं में रहते भी थे, चित्र भी बना लेते थे। इसी से क्या करते थे लोग, आपस में रगड़ करके दो पत्थरों को ये क्या करते थे, चित्र बना लेते थे। रगड़ के ये आग जला लेते थे, आग जला लेते थे दो पत्थरों को रगड़ के। इन्हीं पत्थरों से हथियार और औजार बना लेते थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनके जीवन के आसपास इन पत्थरों का कितना बड़ा योगदान था। ये इनके सुरक्षा भी होती थी इन्हीं से, और इसी में ये लोग रह भी लेते थे, इसी से हथियार बना लेते थे, इसी पर चित्र बना लेते थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इस प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब इनका जीवन जो था पत्थरों पर निर्भर था बहुत हद तक, इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कह लेते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके समय की बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसका समय क्या है। हम उस समय बताएंगे जिस समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आपको पढ़ना है, कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं, ऐसे चित्र बने हैं या जीवाश्म मिले हैं जिसको हमको पढ़ना है। इस समय लाखों वर्ष का है, लेकिन हम लाखों वर्ष पढ़ के हमारे लिए काम लायक नहीं है, क्योंकि हमारे काम लायक कुछ 30,000 25,000 30,000 का समय ही, क्योंकि उसी समय इन्होंने कुछ चित्र वगैरह बनाए। कुछ अधिक से अधिक साक्ष्य जो मिलते हैं इन्हीं 25-30 हज़ार सालों के बीच के हैं, इसलिए हम लाखों वर्ष पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम वही बताएंगे जो जिसके बीच में कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, इस आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल के समय को बांटेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समय की अगर बात करें तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग समय मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जिस किताब से बात करने जा रहे हैं उस किताब में प्रागैतिहासिक काल का समय 30,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है इसी को प्रागैतिहासिक काल का समय माना गया है। 30,000 से लेकर 3,000। ठीक है, 30,000 से लेकर 3,000। ठीक है, ये पूरा प्रागैतिहासिक काल का समय है। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे जैसे इनमें कुछ ये लोग सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ये लोग सभ्य हो रहे थे, वैसे उस आधार को अच्छे से समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग भागों में बांट के देखना होगा, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे इनके अंदर विकास होता है। तो इस आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस आधार पर अगर 3 भाग में बांटेंगे तो पहला हो जाएगा पूर्व प्रागैतिहासिक, मध्य प्रागैतिहासिक और नव प्रागैतिहासिक। ठीक है, 3 भागों में हम इस प्रागैतिहासिक काल को बांट सकते हैं। और हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो उस आधार पर अगर हम बात करें तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, और जब हम इसी प्रागैतिहासिक काल को जब हम 3 भागों में बांटे हैं तो इस समय को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल का पूरा समय ये सब है,
लेकिन जब प्रागैतिहासिक को पूर्व, मध्य और नव या उत्तर में 3 भागों में बांटेंगे तो इस समय को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। इस आधार पे पूर्व पाषाण काल का समय हो जाएगा 30,000 से लेकर 25,000। ये क्या है? ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर आपको पता होना चाहिए। मध्य पाषाण काल का समय जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण का समय हो जाएगा 10,000 से लेकर 3,000। ये सब क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा और प्रागैतिहासिक काल के समय को भी हमने 3 भागों में बांट लिया। ठीक है, इस पूर्व पाषाण काल को मेगालिथिक एज भी कहते हैं। इस मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज भी कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है और तीनों को का अलग अलग नाम है, अलग अलग समय भी हमने बता दिया आपको। अब हम समझेंगे कि पूर्व पाषाण काल में जो आदि मानव था वो किस हद तक विकास कर लिया था। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसने किस हद तक विकास कर लिया था और नव पाषाण काल का जो मानव था उसने कितना विकास किया था। ठीक है।